लेकिन जमानत जब हो चौथे जाएगी, नंबर पे ये आ मेरे जाओगे। गले से नीचे उतरी नहीं बात। जी। तो बगुड़ा जी ने बोला कि अब छोड़िए गुप्ता जी। बोले नहीं नहीं, बताओ क्या है अब तो। हुँ, हुँ। तो बोले मैंने आपकी पेटियां ही बदलवा दी। कहते हैं कि शिवपाल यादव ने साड़ी खींच दी थी मायावती, क्या ये सच अब है? देखा जो गेस्ट हाउस कांड है वो बहुत ही दुखद जी, राजनीतिक बिल्कुल। अध्याय है उत्तर प्रदेश के। इसमें जो है फेज और पूरी पॉलिटिक्स और पूरा ये बदल जाता है 2007 से, जब मायावती जी पहले पूरा करती हैं, फिर फिर अखिलेश अखिलेश यादव पूरा जी ने करते हैं। दूसरा पूरा किया, उसके बाद योगी जी योगी ने तीसरा लगातार पूरा किया। योगी आदित्यनाथ रोते हुए देखे गए थे। नहीं नहीं और वो कुछ इस तरह के वीडियो और भी वायरल होते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए भी। वो घटना जो है कोई किसी को सीरियसली ले रहा है, मजाक कर रहा है, वो तो अभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत कोई आसान बात नहीं है। इसमें इतने बड़े बड़े चेहरे हैं और उन चेहरों के जो कारनामे हैं, उनकी कहानियों को समझना, उनके पैतरों को समझना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें जनता तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। कई बार वो पहुँच भी नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो ज़िम्मेदारी लेते हैं उन सभी किस्सों को जनता तक पहुँचाने की। वो कहते हैं, लिखते हैं और हमारे साथ में जो आज हैं श्यामलाल यादव जी, उन्होंने तो इस पर एक किताब ही लिख दी है। उस किताब में उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं, उन सभी के अनसुने किस्से हैं, जिनकी चर्चा आज वो हमारे साथ में करेंगे। श्यामलाल यादव जी के बारे में बता दूं, इन्होंने 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड जीता है और ऐसे बहुत से अवार्ड अब तक जीते हैं और इन अवार्ड की जो लिस्ट है, वो काफ़ी लंबी है। बहुत लंबा पत्रकारिता में इनका करियर रहा है। उस बारे में चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों के बारे में और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो सर, एक ऐसा किस्सा जो आज तक किसी ने ना सुना हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उसी से सर शुरुआत कर लेते आपने ऐसा सवाल किया है, ये बहुत मुश्किल है। और आपने जो इंट्रो में अभी बताया उसमें थोड़ा सा मैं संशोधित कर दूं। उत्तर प्रदेश का जो गांव-गांव तक आम आदमी है ना, अगर आप उससे बात करेंगे तो उसको जो है राजनीति की इतनी बढ़िया समझ आपको लगेगी कि यहाँ बड़े-बड़े जो चुनावी पंडित बैठे दिन भर टीवी पर डिबेट करते हैं, वो आपको उनसे बेहतर लगेंगे। अब किस्सों का क्या है, पहले तो ये किताब लिखने की जो पृष्ठभूमि है, इसको थोड़ा-सा समझना चाहिए आपके दर्शकों को। कि जैसे मैं 1970 में पैदा हुआ, तो हम लोग 89 में जवान हो रहे थे। हमारी जो पीढ़ी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद के जैसे आप देखेंगे, लोगों से बात करिए आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी, मतलब पत्रकारों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, अफसरों से, अध्यापकों से, सभी वर्गों के लोगों से आप बात करिए, तो मुलायम सिंह जी के पहले का उत्तर प्रदेश लोगों के दिमाग में है ही नहीं। उन्होंने नाम तो सुन रखे हैं कि हैं। सुचेता जी। कृपलानी जी कोई थी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में किसी भी प्रदेश की वो पहली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री। नाम तो लोगों ने सुन रखे हैं जी, कि जी। वीपी सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह गोविंद भी थे बल्लभ 1.5 पंत का साल, भी नाम जीबी सुना होगा। पंत थे, और सबके नाम सुने हुए। लेकिन जो उनको सारे किस्से अभी जो है आप उनसे बात करेंगे तो मुलायम सिंह जी के बाद जो आए, कल्याण सिंह जी आए, मायावती जी आई, योगी जी, अखिलेश जी, राजनाथ सिंह जी वगैरह वगैरह, जो बाद के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में तो खूब। तो ये सोच करके मैंने इस किताब का ये बनाया कि 300 पेज में करीब 21 मुख्यमंत्रियों की एक स्टोरी को ऐसा नरेट किया जाए कि आप जो है 1952 से शुरू करें और 2024 पर समाप्त करें। और पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो हमने एक वो स्टोरी की तरह लिखा हुआ है
जी कि आपको लगेगा कि जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है बिल्कुल और सर, 1950 के आसपास से शुरू करके और बिल्कुल 2024 पर ख़त्म कर रहा है। तो इस ये किस्सों से भरी पड़ी है। अब बिल्कुल आप अभी जब बातचीत करेंगे इसमें अलग-अलग रिजीम के अलग-अलग ढंग के किस्से हैं, वो हम्म। बहुत सारे किस्से लोगों तो को सर अभी पता चलेंगे। जी, जी। मुलायम सिंह यादव से ही शुरू कर देते हैं सर। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी पर आप मतलब अ, मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं 5 दिसंबर 1989 को, जी तो 2-3 बातें हैं। एक तो वो जो दिन है, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का आखिरी दिन था। उसके बाद आज तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं लौटी। तो मुलायम सिंह को कहिए कि जो कहा जाता है कि लोग कांग्रेस मुक्त बनाएंगे देश को या प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाया प्रैक्टिकली मुलायम मुलायम सिंह सिंह यादव यादव जी ने। ने। मुलायम सिंह यादव जी का जो कैरियर है बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। पहली बार वो एमएलए 1967 में बने थे। जी जी 1967 ऐसा फेज है और वो ऐसा चुनाव है, वो एक दूसरा टर्निंग पॉइंट था जिसमें कई सारे नेता जो बने बाद में चीफ मिनिस्टर बने। हम्म। उसी में पहली बार सीएम, पहली बार विधायक बने थे वीर बहादुर सिंह जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। उसी विधानसभा में पहली बार कल्याण सिंह आए थे जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। जी जी तो 67 का चुनाव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और जेबी कृपलानी ये सब लोग थे। वो गैर कांग्रेस वाद का एक बड़ा नारा दिया गया था। जी जी दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन सब ने 67 का चुनाव जो साइमल्टेनियस इलेक्शन लास्ट वही हुआ था, उसके जी बाद अभी तक नहीं हुआ जिसकी अब बात हो रही है। बिल्कुल सर। तो विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ 67 में आखिरी बार हुए थे। उसमें उत्तर भारत के कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी थी। उत्तर प्रदेश में भी बाद में थोड़े दिनों बाद बन गई थी। जी 18-19 दिन तक तो कांग्रेस के सीएम ने शपथ ली थी, लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके और नई सरकार बनाई थी। तो मुलायम सिंह जी का राजनीतिक जन्म कहिए विधानसभा में वहाँ से होता है। उस विधानसभा के वो सबसे युवा एमएलए थे। जी जी तो गैर कांग्रेसवाद के 3 फेज आते हैं तब से लेकर और 89 तक। पहला 1967 का, जिसमें चौधरी चरण सिंह पैदा हुए गैर कांग्रेस के बड़े नेता, जबकि थे पहले कांग्रेस में ही। जी उसके बाद 77 का दौर आता है इमरजेंसी के बाद वाला, जिसमें राम नरेश यादव जी बनते हैं चीफ मिनिस्टर यूपी में। हालांकि वो कहिए कि वो ठीक से उस सिचुएशन को कैप्चर नहीं कर पाते हैं और कुछ वर्षों के बाद उनको हटना भी पड़ा। 2 जी साल करीब रहे सीएम। बाद में बनारसी दास जी आए। फिर वो उस राजनीतिक जो वो लिगेसी थी 77 वाली, उसको वो नहीं संभाल पाए। तीसरा दौर जो आता है गैर कांग्रेसवाद का, वो वीपी सिंह के नेतृत्व में आता है। वो 88-89 में, जी जब जी 89 में वीपी सिंह यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं और वहाँ मुलायम सिंह। तो मुलायम सिंह जी ने उसके बाद तो उत्तर प्रदेश को एक तरह से वहाँ की राजनीति को बहुत वर्षों तक कैप्चर ही कर लिया था। बिल्कुल और अभी भी देखिए, पिता पुत्र अकेले चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह और अखिलेश अखिलेश यादव यादव। जी हैं। तो मुलायम सिंह जी का जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है 89 में, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है प्रदेश की राजनीति के लिए। बिल्कुल क्योंकि उसके बाद अयोध्या आंदोलन होता है जिसमें कार सेवकों पर फायरिंग होती है। फिर उसके बाद दो ही ध्रुव बन जाते हैं बीजेपी के। कांग्रेस उसमें लापता सी हो गायब हो जाती जाती है और एक तरफ बीजेपी होती है, एक है, तरफ तरफ समाजवादी। मुलायम सिंह जी होते हैं, बीच में फिर बीएसपी पैदा होती है। जी तो वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मुलायम सिंह जी को जो अगर आप कहें कि जिस चीज़ का उनको श्रेय जाता है, कि उसके पहले भी जैसे पिछड़ों की राजनीति, तो डॉक्टर लोहिया जी ने उसको स्वर दिया था 67 में। चौधरी चरण सिंह ने उसको, उन वर्गों को बहुत आवाज़ दी। उसके बाद 77 में भी राम नरेश यादव सीएम बने तो भी लोगों को बहुत ये मिला। लेकिन 89 के बाद जो कहिए कि पिछड़े वर्गों को जो लखनऊ की सत्ता के गलियारों में जिनकी पहुंच बनी, वो मुलायम सिंह जी का फेज है, इसका उनको क्रेडिट जाता है। और उनके आने के बाद फिर प्रदेश कैसे बदला आपने देखा होगा कि बहुत बिल्कुल वर्षों तक ये लगता नहीं था कि कोई अपर कास्ट का सीएम बन पाएगा। हालांकि बिल्कुल वो सर। लौट आया फेज, बिल्कुल लेकिन उसी में से फिर मायावती जी निकली।
जी। तो मुलायम सिंह जी का जो कहिए कि मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट चैप्टर था। है जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो एक किस्सा है मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कि पहलवान थे, उन्होंने उठाकर पटक दिया था एक दरोगा चलिए को। वो सब किस्से उनके हैं, उनके ऊपर हमला भी हुआ था वो भी किस्से हैं। वो उन्होंने कहिए कि मुलायम सिंह जी की आप पर्सनालिटी का अगर ये करते हैं तो उन्होंने हर संकट को अवसर में बदला है। बदलने का एक उनमें एक मादा डेवलप हो गया था। और 67 के बाद वो चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आए। और उसके बाद जब एक संघर्ष होता है कि चौधरी चरण सिंह जी की लिगेसी जो है उनके ना रहने के बाद किसके साथ जाएगी, तो जी। आपने देखा कि वो अजीत सिंह ने कोशिश की थी 89 में चीफ मिनिस्टर बनने की, लेकिन उस समय मुलायम सिंह ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि उन्होंने। उनको बनाना पड़ा और वही बने। और उसके बाद उन्होंने ये कहिए कि चरण सिंह की लिगेसी की जो किसान राजनीति तो की क्या यूपी में थी। यही मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको रोकूँ। क्या यही वजह रही कि जो आरएलडी थी वो हमेशा इधर और उधर होती देखिए रही? आरएलडी बहुत सिकुड़ती गई। असल में बात ये है कि चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसान राजनीति वो बहुत बचते थे। उनको कोई जाट नेता कहता था तो गुस्सा हो जाते अच्छा। थे। एक बार इंदिरा गांधी जी ने उनको जाट नेता कह दिया था तो वो बड़े क्रोधित हो गए थे। चरण सिंह जी वो पॉलिटिक्स के चरण सिंह जी जो है वो जाति की राजनीति उस ढंग से नहीं करते थे। वो किसान राजनीति राजनीति, करते थे। गांव वाला ये कहकर, जैसे उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग जानते थे कि वो यादव हैं, क्योंकि उनका किसानों में बहुत ये था। तो जी। उसके बाद अब तो आरएलडी सिकुड़ते सिकुड़ते पहले वो जाट पार्टी बनी, अब तो जाट भी कितने हैं आपको मालूम है। तो वो सबके साथ आता है। मुलायम सिंह जी की आप बात कर रहे थे तो वो एक कमांडर अर्जुन भदौरिया हुआ करते जी, थे जी। इटावा रीजन में। उनका उस एरिया में उन्होंने उनकी लेगेसी को मुलायम सिंह जी ने बड़ा। बढ़ाया, मतलब कैप्चर कर लिया। अच्छा। उसके बाद जो है राम नरेश जी जो नहीं कर पाए वो वो धीरे धीरे मुलायम सिंह जी ने इन्होंने किया। इन्होंने किया। और 89 के बाद तो फिर कहिए कि चरण सिंह की लेगेसी और साथ में जो वीपी सिंह ने जो जुटाया था उत्तर प्रदेश में सबको, वो सबके बेनिफिशियरी जो है अल्टीमेटली मुलायम सिंह जी बने। और बाद में देवीलाल जी जब हरियाणा में थे, आपको ध्यान होगा, वो भी नॉर्थ इंडिया में बड़े फार्मर कम्युनिटीज़ के लीडर जी। उस समय माने जाते थे। उसमें भी उनका परिवार जो है वो वहीं सिमट गया। आप देखिए उनकी चौथी बिल्कुल। पीढ़ी वैसे पॉलिटिक्स में है। लेकिन लेकिन जितना बड़ा फेस पूरे देश में एक तरह से वो मुलायम सिंह जी बने, वो कोई इनमें से नहीं बन पाया। जी। अगर जब मुलायम सिंह यादव की बात होती है तब एक दिमाग में एक और नाम आ जाता है मायावती का। और जी, वो जी। भी पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नहीं, मायावती जी का अगेन, मायावती जी का जो देखिए पहला चुनाव उन्होंने आपको ध्यान में होगा कि कैराना से लड़ा था। जी। उसके बाद वो बाई इलेक्शन जीती थी बिजनौर से। बिजनौर जहाँ से अभी चंद्रशेखर रावण जहाँ से जीते हैं, नगीना। वो 86 में एक एक चौधरी गिरधारी लाल जी एक नेता होते थे बिजनौर के। अच्छा पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस ओ में गए थे, फिर कांग्रेस में लौट आए थे। एक बार जी। तो वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे उस जी। लेट 60s में। तो चौधरी गिरधारी लाल जी एमपी थे, 84 में जीते थे बिजनौर से। उनका निधन हो गया था, वो जी। सीट खाली हुई थी। तब जो है वहाँ से 3 कैंडिडेट बड़े चर्चित उस सीट पर उस उपचुनाव में थे। उसमें मीरा कुमार जी थीं, जगजीवन राम जी की बेटी। उसमें रामविलास पासवान जी थे लोकदल के कैंडिडेट। और उसमें मायावती जी थीं बीएसपी की कैंडिडेट। जी। मायावती जी ने उस चुनाव में तीसरे नंबर पे आई थी। उस उपचुनाव में इतने वोट मिले थे हम्म। कि पूरे नॉर्थ इंडिया की मीडिया में ये डिस्कशन शुरू हो गया था और पॉलिटिकल सर्कल में डिस्कशन शुरू हो गया था कि ये कोई अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में कोई नई पार्टी एमर्ज कर रही है, जिसको जिसको लोगों ने सीरियसली लेना चालू कर कर दिया। दिया था उस उपचुनाव के बाद से। उसके बाद वो एमपी बनी जी। अगले चुनाव में, आपको ध्यान होगा।
तो मायावती जी का वहाँ से होता है। फिर अब जैसे कांसीराम जी रहने वाले तो पंजाब के थे। पंजाब में जो एससी पॉपुलेशन है वो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है देश में, जी। लेकिन संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोग भूमि बनाया। और जब 89 के बाद जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी का झगड़ा हो गया, और जब उसके पहले जब सरकार गिर गई, बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया वीपी सिंह गवर्नमेंट से, तो जैसे चंद्रशेखर जी ने कांग्रेस के सपोर्ट से दिल्ली में बनाई सरकार, केंद्र सरकार, वैसे ही मुलायम सिंह जी ने यूपी में बनाई थी। जी। उसमें उसके बाद जो है कांसीराम ने मुलायम सिंह जी से संपर्क किया और उनको कन्विंस किया कि चंद्रशेखर जी से आपकी ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। हम्म। तो उसके बाद मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, और 93 के उपचुनाव में 93 का जो मध्यावधि चुनाव हुआ उसमें जो है वो बीएसपी और सपा ने गठबंधन किया था। वहाँ से बीएसपी फिर बड़ी फोर्स बन के उभरी, और हालांकि मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह जी, लेकिन 1.5 साल बाद फिर झगड़ा हुआ, और 95 में फिर आखिर मायावती जी बनी मुख्यमंत्री। मायावती जी जो हैं 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और योगी जी के, अभी योगी जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, नहीं तो वो योगी जी के पहले को हटा दें तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल सर। मायावती जी 4 बार सीएम बनी, और वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरे एक टेन्योर में 5 साल पूरा किया। जी। ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके पहले गोविंद वल्लभ पंत जी से लेकर के और मुलायम सिंह यादव जी तक किसी ने 5 साल एक टेन्योर में नहीं पूरा किया था। जी। जी। तो ऑफ कोर्स जैसे मुलायम सिंह जी का आना एक टर्निंग पॉइंट है, वैसे ही मायावती जी का जो इमरजेंस है, और यूपी में जो उनकी सरकार है 4 बार की, उससे बहुत अपलिफ्टमेंट कहिए कि उन वर्गों का हुआ है, और पूरी राजनीति बाकी पार्टियों की भी सोच वहाँ से जो है बदलनी चालू हो गई। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों से उन्होंने सरकार बनाई थी बीएसपी ने, लेकिन अब जो है वो उतनी, मतलब अब तो जीरो के बराबर पहुंच गई है। इसके क्या कारण देखिए हैं? ऐसा है ना कि कुछ भी होता, जब पॉलिटिक्स आप यूपी में करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जी। जिनमें आपको 2-3 कम्युनिटीज़ अगर एन ब्लॉक आपके साथ हैं, तब आप वहाँ पॉलिटिक्स करने की, ज़मीन पे उतरने की सोच सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो लोग कहते हैं हवा में ही। हम्म। तो अब वो कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? कुछ जो बड़ी है ना, आप संख्या में। आप आप जो है ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, आप जो है जाट हैं, आप यादव हैं, आप मुस्लिम हैं, आप राजपूत हैं। ऐसे करके जो बड़ी कम्युनिटीज़ है ना, फिर दलितों में जाटों बड़ी कम्युनिटी है एक, और पासी दूसरी कम्युनिटी है। ऐसे ही ओबीसीज़ में यादव हैं, कुर्मी हैं। तो ये इनमें से 2-3 कम्युनिटीज़ अगर एन ब्लॉक आपके साथ हैं, तब आप अपनी जगह, आप दिखता है कि आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। जी। तो ये दोनों की जो अब जैसे 89 में जब मुलायम सिंह जी जनता दल में थे, तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ बहुत हवा थी। उसमें बीएसपी का भी उतना मजबूत ताकत बन के नहीं उभरी थी। जी। तो 89 में उसमें कांग्रेस विरोधी सारे वोट थे, अपर कास्ट के भी थे उसमें, एससीज के भी थे उसमें, ओबीसीज बाकी भी थे। तो उस समय उनकी ताकत अलग थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जब मायावती जी आई तो वो 10-12% आपका शुरुआत में, जब वो पावर में नहीं आती थी, तो आप देखेंगे तो जो भी चुनाव लड़ती थी बीएसपी, उसमें 10-12% वोट उनका आ ही जाता था, क्योंकि इतने वोट तो मिल ही जाते थे। तो इन दो पावर में आने के लिए 93 में जब इन्होंने गठबंधन किया, तो एक के वोट दूसरे को शिफ्ट हुए, तो दोनों ने सरकार बनाई मिल करके। उसके बाद फिर इनका जब अलगाव हुआ, तो फिर ये सिमटते गए। जी। फिर अपने को एक्सपेंड करने के लिए आपको और कम्युनिटीज़ को जोड़ना पड़ता है। आपने देखा कि मायावती जी जो हैं, बीएसपी ने जो है ब्राह्मणों को साथ लेने के बड़े प्रयत्न किए, जिनको पहले जो है हालत ये थी कि अर्ली 90s में जब कोई बीएसपी जो है अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दे देती थी, तो उसके लिए नारा लगता था कि ब्राह्मण नहीं चमार है, हाथी पर सवार है। समझ गए? वो बीएसपी ने अपने को बदला
और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया। तो उसके बदौलत आपने देखा कि 2007 से और 12 तक जो मायावती जी की सरकार है, वो पहली बनती है जो स्थिर सरकार और जिसने एक एक असेंबली में 5 साल पूरा किया। तो इसलिए इसी तरह मुलायम सिंह जी ने जब देखा कि बाकी लोग कट गए हैं, तो इन्होंने राजपूतों को बहुत अपने में मिलाया था, दूसरी ओबीसीज भी इनके साथ थी। तो आप जो कह रहे हैं कि वो छोटी-छोटी पावर में नहीं आ पाती थी, तो उसका रीज़न ये था कि उनका अपना जो एक जो एन ब्लॉक वोट जिनका मिलता था बस उतना बना रहता था। लेकिन पावर में आने के लिए तो आपको सीट जीतने के लिए ज़्यादा वोट चाहिए होता है। जी, जी। एक किस्सा बड़ा मशहूर है गेस्ट हाउस कांड का, तो उसकी क्या कहानी थी? देखिए, गेस्ट हाउस कांड जो है बहुत ही कहिए कि दुखद घटना थी, जिसमें जब इनका दोनों का साथ था, बीएसपी साथ में थी, तो सपोर्ट विथड्रॉ करने का की घोषणा कर दी थी मायावती जी ने और कांसीराम जी ने। 95 जून की बात है। तो अ, जैसा अक्सर होता है कि फिर जो जिस पार्टी ने सपोर्ट विथड्रॉ किया है उसके एमएलएज तोड़े जाते हैं सरकार बचाने के लिए। उधर गवर्नर थे मोतीलाल वोरा जी ने मुलायम सिंह जी को बोला कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं। वो तो बीएसपी के एमएलएज को तोड़-फोड़ की कोशिश हो रही थी और मायावती जी उन एमएलएज बहुत सारे अपनी पार्टी के एमएलएज के साथ वो लखनऊ में एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहाँ बैठक कर रही थी। वहाँ पर जो है मुलायम सिंह जी के लोग गए और वहाँ जो है बहुत मारपीट हुई थी। और उसके बाद तो सब लोगों को सब पता है। उसके बाद तो इन दोनों नेताओं के इतने रिश्ते ख़राब हो गए थे कि बहुत समय तक इतने प्रदेश में इतने बड़े पदों पर बैठ रह चुके लोग जो है, मुझे नहीं ध्यान है कि कभी साथ में बैठ कर के एक कप चाय पीने जैसे भी इनके संबंध रह गए थे। बाद में हालांकि फिर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने समझौता किया, तो फिर इनकी मुलाकात हुई है सार्वजनिक मंच पर। तो गेस्ट हाउस कांड ये बहुत ही अच्छा, दुखद घटना इसमें थी। इसमें एक ऐसे लोग कहते हैं कि शिवपाल यादव ने साड़ी खींच दी थी मायावती, क्या ये सच अब है? देखिए ये घटना मैं अब ऐसे बहुत सारे डिटेल्स होंगे, मैं मुझे ऐसी घटना का नहीं पता है। लेकिन वो ओवरऑल जो गेस्ट हाउस कांड है वो बहुत ही दुखद जी, राजनीतिक बिल्कुल। अध्याय है उत्तर प्रदेश के इसमें। और पहले भी बहुत सारे ऐसे किस्से असल में होते रहे हैं। आप ये मुलायम सिंह और मायावती जी के दौर के पीछे चलेंगे ना, जी, जी, तो जी। कमोबेश झगड़े बिल्कुल, तो हम ऐसे ही रहते रहे जानना हैं। चाहेंगे, जी। बताइए। नहीं, जानने में क्या देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी दिलचस्पी लोगों की हमेशा से इसलिए रही है कि एक तो बड़ा प्रदेश है। बिल्कुल सर। अब अभी 80 हैं और सन 2000 तक जो है वो 85 लोकसभा सीटें होती थी। तो अब 543 में से 80 सीट सिर्फ बड़ा नंबर। एक स्टेट से आती हैं, तो होता क्या था। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, अगर उसी पार्टी का प्रधानमंत्री है और जी, उसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो कभी भी वो अपने मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं करने देते थे। जी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ये होता था कि उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बनता था, उसको सबसे पहले सपना आता था प्रधानमंत्री का, ऐसा लगता है। वो पहले मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना बाद में शुरू करता था, प्रधानमंत्री बनने का सपना पहले देखता था। जी, और उसको ये एक लगता था कि जैसे केंद्र की सरकार तो हमारी वजह हम ही से चला चल रहे रही हैं। है। इसी तरह से जो या और इसी वजह से जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री होता था, वो हमेशा सोचता था, अपने को असुरक्षित महसूस करता था उत्तर प्रदेश के यूपी के सीएम से। मुख्यमंत्री से। इसलिए पहले चीफ मिनिस्टर से लेकर के और योगी आप आदित्यनाथ। देख रहे होंगे अभी भी थोड़ा चल ही रहा है। कल्याण सिंह जी थे तो वाजपेयी जी से चल रहा था। पंत जी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वैसे तो पहले से प्रीमियर थे, लेकिन 1952 में जब बने और 56 में ही उनको दिसंबर में हटा दिया गया। जी।
तो वो हटे। उनके बाद संपूर्णानंद जी आए। संपूर्णानंद जी तो खैर अपनी गलती से वो हट गए थे, उनके साथ दूसरा इशू था। लेकिन उसके बाद सीबी गुप्ता जो है, चंद्रभान गुप्ता का जो आप जो कामराज प्लान पढ़ते हैं आपकी नेहरू जी ने बनाया था, जी वो वाला वो फेज था 63-4 वाला, जो कि जो स्टेट्स में वो जो फ्रीडम फाइटर्स की जो जनरेशन थी ना, वो चाहे जिस पार्टी में रहे, और कांग्रेस का तो राज ही था सब जगह, तो स्टेट्स में वो सब मजबूत लोग थे। जी और इधर जो है नेहरू जी को पावर जो है वो शिफ्ट करना था, इंदिरा जी को अपनी लेगेसी सौंपनी थी, ऐसा मानते हैं लोग कि कामराज प्लान उसी लिए बना। तो कामराज प्लान के सबसे बड़े जो शिकार बने थे वो उत्तर प्रदेश में सीबी गुप्ता जी बने थे। सीबी गुप्ता जी की सरकार 63 में बहुत अच्छा काम कर रही थी, जी लेकिन सारे लोगों के साथ उनको भी बदल दिया गया। तो रीज़न वही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का है। उनके बाद भी जो आएंगे, देखिए चौधरी साहब तो खैर 2 बार सीएम बने और 2 बार में 1.5 साल ही पूरा कर पाए, चौधरी चरण सिंह जी। उनके बाद जो है फिर सीबी गुप्ता आए थोड़े दिन के लिए, फिर उनको कांग्रेस स्प्लिट हो गया 69 में, फिर उनको हटना पड़ा। फिर देखिए उपचुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन 71 का उपचुनाव यूपी में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए थे। अच्छा। उस समय एक टीएन सिंह होते थे, त्रिभुवन नारायण सिंह जी, वो वाराणसी के रहने वाले थे, और गोरखपुर में एक मानीराम विधानसभा सीट होती थी, जो अभी योगी जी की सीट है, कमोबेश वही सीट है जिसका नाम मानीराम था। ये गोरखमठ उसी में आता था। और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो रिजाइन करके लोकसभा चले गए थे, वो सीट खाली थी, वहाँ उपचुनाव हो रहा था 71 में जी। और त्रिभुवन नारायण सिंह जी वहाँ से कैंडिडेट थे, वो अपनी ही सीट हार गए। तो 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, और उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो वो उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर बने जिनको जो अपना उपचुनाव नहीं जीत पाए, और उसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ गया जी। उनके बाद फिर देखिए 73 में फिर ये कमलापत त्रिपाठी जी, उनको तो पीएससी विद्रोह हो गया था, इस वजह से उनको हटाना पड़ा इंदिरा जी को। फिर जो है एचएन बोगड़ा, बोगड़ा जी के साथ वही हुआ, उनकी भी ठन गई केंद्र से, और उनको भी हटना पड़ा। राम नरेश यादव जी थे और चौधरी साहब यहाँ प्रधानमंत्री थे जी। तो फिर राम नरेश यादव जी के साथ वही पंगा शुरू हो गया, और बीच में ही उनको बदलना पड़ा जी। तो वो सिलसिला लगातार चल रहा था। जब भी जब मुलायम सिंह और वीपी सिंह एक ही पार्टी के थे, जनता दल के, तो आपको ध्यान होगा कि जो है अयोध्या मसले को लेकर के मीटिंग्स होती थी दिल्ली में जी। तो मुलायम सिंह जी आरोप लगाते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का सीएम हूँ और मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है, और मुझे बताते ही नहीं प्रधानमंत्री की क्या मीटिंग। उसमें भी बस ये श्रेय लेने का संघर्ष था कि वीपी सिंह जी और मुलायम सिंह जी, लगता था कि कौन जो है रिजॉल्व करवा लेगा इस इशू को। उसमें इतना झगड़ा हुआ कि जैसे ही बीजेपी ने सपोर्ट विथड्रॉ किया, तो वीपी सिंह और मुलायम सिंह के वो झगड़े फिर सार्वजनिक हो गए। उनके बाद देखिए कल्याण सिंह जी जब रहे, तो वाजपेयी जी से उनके संबंध बिल्कुल हटाया गया बीच में। तो ये एक सिलसिला है, लगातार चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2007 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने स्थिर नहीं रहने दिया, और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी ठीक से काम करता बाद में था, और पहले वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता था। कई लोगों के साथ ऐसा आपको पढ़ के लगेगा। लेकिन जैसे पहली मायावती थी जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, फिर उसके बाद उनके बाद जो है अखिलेश यादव थे जो अपना टेन्योर पूरा कर पाए। तो अखिलेश यादव के बारे में कुछ देखिए, अब देखिए अखिलेश यादव के आने तक पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी बदल चुकी थी जी। तो और इनकी पार्टियां भी बहुत बदल चुकी थी। जैसे 2007 में बीएसपी जो है अपने को बहुत उसमें बदलाव आ चुका था, उसकी वजह से वो बहुमत में आई थी पहली बार। इसी तरह से 2012 में जब अखिलेश जी आए तो सपा भी अपने को बहुत बदल चुकी थी, और
उसके पहले जो उसकी इमेज थी और इनके नेतृत्व में उसमें बहुत बदलाव आ चुका था। हालांकि 2012 का जब चुनाव चल रहा था तो ये किसी को नहीं मालूम था कि ही इज़ गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर, ये तो, लेकिन इनको बनाया गया तो बहुमत था, बहुमत मिल गया था और कोई खतरा बीच में आया नहीं बहुमत को, इसलिए सरकार इनकी भी पूरी की। दूसरे भी मुख्यमंत्री बने जो एक टेन्योर पूरा किए और उनके बाद तीसरे, अब तो योगी जी ने भी पूरा किया। योगी जी ने एक रिपीट कर एक दिया। दूसरा रिकॉर्ड बनाया कि एक टेन्योर पूरा करके और कॉन्टिन्यूअसली दूसरा टेन्योर चल रहा है उनका, और इन्होंने तो कई लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीन्स मायावती का तो तोड़ा ही, अखिलेश मायावती का। जी का तोड़ा और अखिलेश मुलायम सिंह जी का तोड़ा जी और लॉन्गेस्ट सर्विंग खुद जो बने। चीफ मिनिस्टर हैं वो तो है ही हैं। तो अखिलेश जी का जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा जो बीच में, जैसे दो विधानसभाएं हैं प्रदेश में जिनमें बहुत अस्थिरता थी। एक है उसमें 69 से 74 तक की, और दूसरी है 96 से 2002 तक की। 69 से और जो आपका 74 तक की विधानसभा है उसमें कितने रिजीम आए देखिए। राष्ट्रपति शासन जो थोड़े दिन के लिए लगे वो अलग है, उनके अलावा सीवी गुप्ता रहे चीफ मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह रहे चीफ मिनिस्टर, टीएन सिंह रहे चीफ मिनिस्टर, और उनके बाद कमलापत त्रिपाठी रहे चीफ मिनिस्टर। इसी तरह से यहाँ देखिए आप 96 से और 2002 तक जो गवर्नर रूल थोड़े दिन रहा वो तो एक है। उसके बाद कल्याण सिंह, मायावती, उनके बाद राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, तो 4 सीएम इसमें भी रह लिए। बिल्कुल। और ये तो विधानसभा भी ज़्यादा दिन तक चली थी, 5 साल से ज़्यादा चली थी। उस समय एक टेक्निकल पेच निकाला गया था कि पहली सिटिंग बहुत देर में हुई थी, तो पहली सिटिंग से 5 साल मान करके इसको थोड़ा और लंबा खींचा गया था। तो ये दो विधानसभाओं में बहुत अस्थिरता थी, और बाकी अस्थिरता जो केंद्र और राज्य के झगड़े में थी सो वो थी। तो थी। तो वो एक पूरा जो है फेज और पूरी पॉलिटिक्स और पूरा ये बदल जाता है 2007 से, जब मायावती जी पहले पूरा करती हैं, फिर अखिलेश यादव जी ने दूसरा पूरा किया, उसके बाद योगी जी ने तीसरा लगातार। पूरा किया। अब कम से कम देखिए, हम सब लोग जर्नलिस्ट हैं या जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लोग, कभी तो आकलन करते होंगे ना कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के लिए कैसा काम किया। तो बाकी लोग जो अब अपने बीच में हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनका जब आप आकलन करते हैं तो एक आपको उनको थोड़ा ये देनी पड़ती है कि देखिए उनको टाइम ही नहीं मिला। जी। अब 4 बार लोगों ने सीएम की ओथ ली और 4 साल का टेन्योर नहीं पूरा हुआ, 3 साल का टेन्योर नहीं पूरा हुआ, 4 साल की शपथ में। चौधरी चरण सिंह जी बड़ा काम कर रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन 1.5 साल, 2 बार सीएम बने, 1.5 साल नहीं पूरे। 1.5 साल से शायद 1-2 दिन ज़्यादा पूरा कर पाए थे। सीवी गुप्ता जी 4 बार ओथ लिए और 3.5 साल करीब पूरा किए। एनडी तिवारी जी 4 बार ओथ लिए और 3.5-4 साल पूरा कर पाए। तो अब जो 2007 के बाद वाले हैं, कम से कम इस तरह का जब हम आप आकलन करें तो मायावती जी, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की मुरव्वत नहीं दी जानी चाहिए कि उनको अवसर नहीं मिला। उनको अवसर पूरा मिला, 5 साल तो पूरे मिले। तो वो भी अपने आप से पूछते होंगे और पूछना चाहिए ही, अपना आकलन वो खुद भी करते होंगे। तो आप जो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी का, वो पॉलिटिक्स और प्रदेश की हालत 2007 से ही बदल गई जो अभी चल रही है। कम से कम उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं, बहुमत मिल रहा है ना एक पार्टी को। और कहीं ना कहीं लगातार ये भी देखा गया कई विधानसभाओं में कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो किंग मेकर के तौर पर भी देखे गए हैं जब केंद्र में सरकार बनी है। जी जी, वो तो देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर अब आप देखिए 99 का लोकसभा चुनाव हुआ था जी, 98 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 58 सीट मिली थी 85 में से जी, 58 आउट ऑफ 85। 99 में दोबारा चुनाव हुआ, 99 में 58 की जगह 29 रह गई, जस्ट हाफ जी। अच्छा, और 58 प्लस एक मेनका गांधी जी इंडिपेंडेंट थी, वो भी बीजेपी पार्लियामेंट्री
पार्टी की मेंबर ही रहती थी 98 में, तो 59 सीटें थी, उसमें से 29 रह गई 99 में, तो आधी हो गई। वाजपेयी जी ने सरकार तो बचा ली थी अपनी, क्योंकि टोटल सीटें बीजेपी को 180 आई थी जी। इसी तरह से इस बार देखिए कितनी सीटें थी 2019 में, और घट करके आधी से थोड़ी ज़्यादा आई हैं। अगर पिछली बार के बराबर सीटें मिली होती बीजेपी को तो बहुमत से 1-2 सीट शायद कम रहते। तो ये होता है उत्तर प्रदेश का महत्व। बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है इसीलिए किंग मेकर माना जाता है और क्योंकि जब वहां इंडिया पर अलायंस की बात होने लगी तो अखिलेश ने जो प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका ओहदा बढ़ गया इंडिया अलायंस के नहीं, अंदर। ऑफ देखिए अल्टीमेटली पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में तो आपका ओहदा, आपका स्थान, आपका आपका प्रभाव उतना ही है ना जितने आपके पीछे जनता है। और जी। जनता आपके पीछे है, इसका मापदंड क्या है? इसका मापदंड सांसद और विधायक है। बिल्कुल सर। अदरवाइज बहुत सारे विद्वान लोग इस समाज में बने हुए हैं, उनका कोई पॉलिटिक्स के लिए मतलब नहीं है ना। पॉलिटिक्स के लिए तो मतलब उसका है जो ज़्यादा सीटें जिता करके ला दे। बिल्कुल सर। तो अखिलेश यादव ने अचानक, चूंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने, उनके अलायंस ने बेहतर कर दिया, तो अचानक जो है ओहदा जो आप कह रहे हैं वो बढ़ गया। बिल्कुल सर। तो अब योगी आदित्यनाथ की भी किस्से सुन लेते हैं सर। देखिए योगी आदित्यनाथ जी का अगेन देखिए वो जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, 2017 में बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था चीफ बिल्कुल। मिनिस्टर। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर जो लोग जाते थे, जैसे ये लोग जब चुनाव में काम कर रहे थे, हम भी एक पत्रकार के तौर पर मिले थे इनको भी, गोरखपुर में भी, बाकी नेताओं को दिल्ली में भी, गोरखपुर में भी, और वाराणसी, इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया है, लखनऊ, सब जगह मिलकर सब नेताओं से आप समझने की कोशिश करते थे। बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। प्रोजेक्ट नहीं किया था तो 4-5 नाम जो है वहाँ सर्कुलेशन में रहते थे कि इनमें से कोई सीएम बनेगा। तो नॉर्मली कोई जो पार्टी अपोजिशन में रहती है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, मोटे तौर पे एक अनरिटन एक कन्वेंशन है, माना जाता है कि मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार वही है। तो केशव मौर्य जी उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अपने को मान के चल रहे थे, ऐसा डिप्टी लग सीएम रहा बने। था, वो लग रहा था कि वो सीएम बनेंगे। लेकिन अब बीजेपी को लंबी तैयारी करनी थी, बाद 2 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो आ, अब कई सारे समीकरणों का इन्होंने ध्यान दिया होगा कि योगी जी अपर कास्ट घर में पैदा हुए योगी हैं, बाबा हैं, बीजेपी अपना थोड़ा उग्र हिंदुत्व वाले एजेंडे को उस समय चला रही थी, तो और उनकी अपील बहुत थी, सब जगह उनकी डिमांड भी रहती थी। तो कई चीज़ों को देखते हुए इनको पार्टी ने चुना था। आपको अगर उस समय का ध्यान हो, जब मुख्यमंत्री घोषित करने की बात आ रही थी तो कई सारे नाम चले थे उसमें, केशव मौर्य जी का चला था, मनोज सिन्हा जी का चला था, और भी नाम चले थे। लेकिन फाइनली पिन पॉइंट किया पार्टी ने इनके ऊपर। तो 2022 आते आते फिर तो ये एस्टेब्लिश हो गए थे। 2022 में तो इनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा बिल्कुल गया, सर। और अगर आप हमारी किताब पढ़े होंगे तो उसमें एक किस्सा है कि 2022 के मिड में इनको हटाने की तैयारी भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो अप्रैल मई से ले करके और अक्टूबर नवंबर तक लगातार बैठकें बीजेपी आरएसएस की दिल्ली और लखनऊ में होती जा रही थी, और उसमें एक स्टेज आ गई थी कि फैसला हो गया था कि इनको हटाना है, क्योंकि बहुत झगड़े बढ़ गए थे पार्टी के नेताओं में। तो लेकिन अचानक उस फैसले को रोकना पड़ा। नवंबर में मोदी जी गए वहाँ, राजभवन में ठहरे, वहाँ योगी जी को बुला के बात की, और आपने वो तस्वीर देखी होगी, मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रखा है, तो और योगी जी ने उसको लगा के ट्वीट किया है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, ऐसा कुछ करके जी। 4-5 लाइनों की कविता उन्होंने लिखी है। तो वो टर्निंग पॉइंट था जब ये उनको कह दिया गया कि अब आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। तो 2022 वाले योगी आदित्यनाथ जी एकदम डिफरेंट थे, और अब तो
इस लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे अब जैसा पॉलिटिक्स में होता है हमेशा चर्चाएं चलती रहती हैं, हमेशा जो है खास करके ऐसी पार्टियां जो केंद्र में भी राज कर रही हों और प्रदेशों में भी राज्य कर रही हों, तो उनमें हमेशा परामर्श मशवरे चलते रहते हैं, किसको लाना है, किसको हटाना है, किसको बदलना है। लेकिन अब योगी जी 2017 वाले योगी जी से बहुत डिफरेंट है। तो ये है। नहीं, कुछ जब बहुत कुछ सालों पहले की बात है, लोकसभा का ही एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ रोते हुए देखे गए थे। नहीं नहीं और वो कुछ इस तरह के वीडियो और भी वायरल होते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए भी। वो घटना जो है कोई किसी को सीरियसली ले रहा है, मजाक कर रहा है, वो तो अभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन योगी जी जब लोकसभा में आ गए थे, बहुत यंग थे, वो धीरे धीरे हर कोई अपनी जगह बनाता है सोसाइटी में और जिस फील्ड में भी काम करता है। वो जो रोने वाली वीडियो है वो 2007 की है, जनवरी की। उस समय गोरखपुर में कोई घटना हो गई थी और मुलायम सिंह जी की सरकार थी, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले थे और इनको पुलिस अरेस्ट करने पहुंच गई थी और ये मार्च करते हुए पब्लिक के साथ जो है खुद पहुंचे थे गिरफ्तारी देने के लिए। तो वहाँ अब इनका कहना था कि इनको बहुत विक्टिमाइज़ किया गया था, पुलिस ने मुकदमे ऐसे लगाए थे इनके ऊपर फर्जी। तो उस घटना को लेकर के उनकी वो रोने की वीडियो थी। तो सबका समय होता है, जी। वो समय था। उसके बाद मार्च में चुनाव हुए थे, फिर प्रदेश में सरकार ही बदल गई थी, बीएसपी सरकार आ गई थी और आज की तारीख में योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह की घटनाएं, वो जो घटना थी वो एक प्रकरण था गोरखपुर का, जिसमें इनको लग रहा था कि प्रशासन इनको परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो वो इमोशनल उसमें लोकसभा के अंदर जो है उन्होंने स्पीकर का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो आप क्या बीती हो? जो सुनाई थी, उस दौरान का वो वीडियो है जो वायरल हुआ जी। था। तो अब जैसे कि हमने इतिहास की बात की, प्रेजेंट मौजूदा समय की भी बात की, भविष्य आपको क्या लगता है सर कि 2027 में जनता, आप ज़मीन पर भी जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, देखिए लोगों से आपकी चर्चा होती होगी। देखिए भविष्य क्या है, भविष्य वक्ता तो हम लोगों को बनना नहीं चाहिए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं यहाँ तो जो एग्जिट पोल वाले हैं और ओपिनियन पोल वाले जब फेल हो रहे हैं, तो जी। हम लोग 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसका क्या कहें। लेकिन अब अभी तो देख के आपको लग रहा है कि दो पार्टियां मुख्य हैं। बीजेपी पावर में है, मुख्य विपक्षी पार्टी अभी आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी आज की जो है, बीजेपी जब से जनसंघ बना था, बाद में बीजेपी बनी, आपको पता होगा, तो उनकी इमेज, एक उनको कहा जाता था ब्राह्मण बनिया पार्टी है। जी। तो उन्होंने अपने को एक्सपेंड किया, सोशली और इंक्लूसिव बने, उनमें बहुत सारे वर्गों को अलग अलग जोड़ा, उन्होंने लीडरशिप भी डेवलप की। तो ये एक डेमोक्रेसी में ये संघर्ष है, लगातार चलते रहना चाहिए, उसमें मज़ा भी आता है और ये चलना ही चाहिए, इसलिए कि नई नई पर्सनालिटीज़ एमर्ज करती हैं, नए नए लीडर्स एमर्ज करते हैं, नए नए वर्गों को फ़ायदा मिलता है। तो अब इसी सब का फ़ायदा उठा करके देखिए, जब मुलायम सिंह जी एमर्ज किए तो वो भी एक फेज़ था, मायावती जी एमर्ज करी वो एक फेज़ था। अब बीजेपी ने इन्हीं लोगों के फार्मूले को अपना लिया। अपना अपना लिया। अब इनके सामने अपना, अब ये लोग खास तौर से बीएसपी का अगर आप बात करें तो बीएसपी लौट करके वो 1990 के पहले वाले हालत में पहुंच गई है, जब जी। वहाँ उसका जो अपना कोर वोट है उसका भी अब बहुत बड़ा हिस्सा इधर उधर हो गया है। तो वो बना हुआ है, लेकिन बाकी और कोई नहीं है। वहीं पर थोड़ा सपा थोड़ा फ़ायदे में है, क्योंकि उनका भी थोड़ा-सा बेस ये है, मुख्य विपक्षी पार्टी तो है ही है। और ये देखिए, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में जो, अगर आप 1952 से अब तक सारे चुनावों का ये करेंगे, तो मोटे तौर पे आप पाएँगे कि जो एक तरफ़ा मैंडेट मिलता था ना, जो 1952-57 में मिला कांग्रेस को और जनता पार्टी को 77 में मिला,
वैसा जो है बहुत कम मिलता है, या बीजेपी को जो 2017 में मिला। मोटे तौर पे अब बहुमत के लिए, अब आजकल 403 सीटें हैं तो 202 सीट आपको चाहिए होती है बहुमत के लिए। तो जो जो सत्ताधारी पार्टी है वो बहुमत पार करती है, थोड़ी सीटें ज़्यादा मिलती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, बट वैसा बहुत कम अवसर आता है। अदरवाइज विपक्ष में जो मुख्य विपक्षी पार्टी रहती है उत्तर प्रदेश में, वो 100 सीट के आसपास उसको रहता ही है। कभी कई बार कम भी हुई हैं, लेकिन प्रायः 100 सीट के आसपास रहती हैं। और इसी तरह वो लोकसभा में भी 5-7 सीट का अपना ये रहता है। तो इतने बड़े स्टेट में ये स्पेस हमेशा बना रहता है। 2027 अभी बहुत दूर है, आप कह रहे हैं कि अभी उसके लिए भविष्यवाणी क्या की जाए, लेकिन देखिए वो उपचुनाव में कई बार उसके संकेत मिलते हैं और कई बार उसके संकेत नहीं भी मिलते हैं। लेकिन उपचुनाव हैं कभी कई कई बड़े प्रतिष्ठा का सवाल बन जाते हैं, जैसे कई बार कुछ नहीं। इस बार वाला मैं उतना नहीं मानता महत्वपूर्ण। ऐसा होता है कि उपचुनाव जो है ना, उपचुनाव महत्वपूर्ण होता है। अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का उपचुनाव में उसमें मजा आता है, उसमें मजा आता है जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो उसमें, या तो या दूसरा विपक्ष का बड़ा नेता वो कैंडिडेट हो। उस चुनाव में, उपचुनाव में ज़्यादा मजा आता है। उपचुनाव की आपको उत्तर प्रदेश की एक लंबी कहानी है, आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। 1949 का उपचुनाव लोगों को पढ़ना चाहिए, जब गोविंद वल्लभ पंत ने आचार्य नरेंद्र देव को हराया था। गोविंद वल्लभ पंत लड़े नहीं थे, गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, आचार्य नरेंद्र देव पहले नहीं वो दूसरा। अच्छा। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस में रहते हुए पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, आपको पता ही है। जब सोशलिस्ट पार्टी अलग राजनीतिक दल बन गया तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने रिजाइन किया, और भी विधायकों ने, सबने रिजाइन किया जो उसमें गए थे। और आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या से कैंडिडेट थे अपनी पार्टी के। जीबी पंत ने पूरी ताकत लगा दी सरकार की उनको हरवाने के लिए, और वो हार गए। उन चुनावों का जो है, जो दिलचस्पी होती है ना पूरे प्रदेश, उसके बाद देखिए 57 में सीबी गुप्ता अपना चुनाव हार गए थे लखनऊ से जी। उसके बाद वो बड़े कद्दावर नेता थे, वो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार उस समय भी थे। उन्होंने 1 साल बाद मौदहा से चुनाव लड़ा, हमीरपुर से। वो अद्भुत चुनाव था। तो ऐसे चुनावों में प्रतिष्ठा बनती है। उसके बाद जैसे आपको 71 का बताया, 71 का टीएन सिंह का जो उपचुनाव है वहाँ का, इसी तरह से तो कुछ उपचुनाव ऐसे होते हैं ना कि उसके बाद तो मुख्यमंत्री की विदाई हो जाती है। जैसे एक उपचुनाव हुआ है, श्रीपत मिश्रा थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मलिहाबाद एक सीट है लखनऊ में जी, वहाँ पर उपचुनाव था। उस समय संजय गांधी के निधन के बाद मेनका गांधी ने अपना संगठन बनाया था, और उनका एक अमेठी संसदीय क्षेत्र में कोई पुराना कार्यकर्ता, गांव का प्रधान टाइप जो था, उसको खड़ा कर दिया था मेनका गांधी ने मलिहाबाद में। रिजर्व सीट थी वो एससी के लिए। वो जो है चुनाव जीत गए, और उसके बाद जो हवा बनी, श्रीपत मिश्रा को मुख्यमंत्री पद से जो है हटाना पड़ा इनको। तो इस तरह के उपचुनाव बड़े ही ज़्यादा, जिसमें अब जैसे उपचुनाव, इस अभी वाला जो उपचुनाव हो रहा है, इससे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा वाला उपचुनाव था वो था जो 2017 के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें योगी जी की सीट गोरखपुर और केशव मौर्य जी की सीट फूलपुर, दोनों पर उपचुनाव हुआ था, और दोनों में बीजेपी हार गई थी जी। हाँ। अभी वाला उपचुनाव का जितना मैं समझता हूँ वैसा क्रेज नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सत्ताधारी पार्टी का कोई बड़ा नेता कैंडिडेट है, ना विपक्ष का कोई बड़ा नेता कैंडिडेट है। ये जरूर थोड़ा सा होगा वो वाला, जब मिल्कीपुर वाला चुनाव होगा, अयोध्या वाला, वो अभी हो नहीं रहा है। मैं वही बोलने वाला। तो इसलिए जो है, मैं नहीं मानता कि ये उपचुनाव कोई दूसरे उपचुनाव यूपी में ऐसे हुए हैं कि उसके बाद प्रदेश की राजनीति की पूरी धारा ही बदल गई है, या कोई आदमी बहुत ऐसे, यहाँ तो अभी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। या एक काशीपुर का उपचुनाव हुआ था, जो एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी खाली की हुई सीट थी, वहां से अकबर अहमद डंपी जीते थे। ऐसे उपचुनाव जो है ना, वो जिससे पूरा विमर्श बदल जाता है,
मुझे लगता है ये वाले उपचुनाव जो है ना उतने इंटरेस्टिंग नहीं। मेरी नज़र में, बाकी लोगों की अपनी समझ है। जी, एक किस्सा और है आपकी किताब में कि एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को हराने नहीं, के लिए वो पेटियां। मैं बता रहा हूँ क्या, देखिए वो दो, एक मुख्यमंत्री अपने जीवन की संध्या काल में थे और दूसरे जो है वो कहिए कि सूरज उदित हो रहा था। हाँ, कहिए कि वो दोपहरी के उसमें थे। हम्म। तो वो सीवी गुप्ता जी, चंद्रभान गुप्ता जी बड़े कद्दावर नेता थे। वो जो है 74, बहुत बूढ़े हो चुके थे, 1980 में उनका निधन ही हो गया, और 69 में जब कांग्रेस बंटी तो वो कांग्रेस ओ में गए थे, संगठन कांग्रेस जो पुराने लोगों की। उसके बाद वो 74 का चुनाव जो है वो लड़े लखनऊ की अपनी सीट से। हालांकि वो कई बार रानीखेत से लड़ने आते थे जी। जब लखनऊ से हार गए थे। तो जब ये लखनऊ में चुनाव हुआ, वहाँ पर वो कैंडिडेट थे। एच.एन. बोगड़ा उसमें मुख्यमंत्री थे, जो उन्हीं के चेले थे। वो चेले इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाकई चेले थे। वो जी। गुप्ता जी उनको नटवरलाल कहते थे, जी। एच.एन. बोगड़ा को। जी। जब भी जाते थे और नटवरलाल बताओ। हम्म। तो क्या हुआ, 74 के चुनाव में गुप्ता जी चुनाव हार जाएंगे ये तो उनको लग गया था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। अब इतना कद्दावर नेता, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी तक जो है बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे, वो बहुत था वैसा उनका कद, गुप्ता जी का। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इसका उनको आइडिया मतलब ही वो नहीं था। पचा नहीं पाए अच्छा। रिजल्ट आने के बाद। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, समय का फेर है कि 77 में जनता पार्टी बनी, तो कांग्रेस ओ उसमें मर्ज हुई, और ये अपना गुप्ता जी जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वो बूढ़े हो चुके थे हम्म। और अपना लखनऊ में रहते थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि बोगड़ा जी को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी, हम्म। और वो भी जो है उनके साथ थे। तो जब वो 77 के बाद जो है मिलते हैं, 77 में कभी लखनऊ में गुप्ता मुलाकात। जी और बोगड़ा जी, जी। तो बोले यार नटवरलाल ये बताओ, बोले अब तो न तुम कांग्रेस में हो न मैं हूँ। हम्म। तो बोले कि मुझे 74 में मैं हार जाऊंगा ये तो मुझे अंदाज था, हम्म। लेकिन जमानत जब हो चौथे जाएगी नंबर पे ये आ मेरे जाऊंगा। गले से नीचे उतरी नहीं बात। जी। तो बोगड़ा जी ने बोला कि अब छोड़िए गुप्ता जी। बोले नहीं नहीं बताओ क्या है अब हम्म। तो बोले मैंने आपकी पेटियां ही बदलवा दी थी। जी। तो ऐसे किस्से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि जो 69 का जो 69 से 74 तक जो असेंबली रही, और 74 का जो ये जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक दूसरे मसले के लिए। जी। बूथ कैप्चरिंग का जैसा नंगा नाच उसमें हुआ था, प्रशासन का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वो बहुत कम हुआ है। जी। तो बोगड़ा जी को जो है वो बहुत इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कि बूथ कैप्चरिंग उनके सीएम रहते हुए बहुत ज़बरदस्त हुई थी 74 में। और ये मैं कोई बिना फैक्ट के नहीं कह रहा हूँ, आप असेंबली की डिबेट सारी पड़ी हुई है ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे चुनाव आयोग में जो शिकायतों की संख्या है जी। वो बेहिसाब थी उस बार। तो 74 का उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। अब उसमें जब पेटियां गुप्ता जी की बदलवाई गई थी तो बाकी जगह क्या हाल रहा होगा आप जी। सोचिए। तो तमाम ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं, और उसमें से कुछ थोड़ा सा ही हम आपके साथ में आज के इस एपिसोड में, इस बातचीत में आपके साथ साझा कर पाए हैं। हमारे साथ थे श्यामलाल यादव, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, और इन्होंने हमें अपनी किताब से और अपने अनुभव से कई किस्से और कहानियां हमें बताएं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बारे में उत्तर प्रदेश के, और इस तरह की तमाम और भी कहानियों को सुनने के लिए आप लगातार देखते रहिए यूपी तक, और यूपी से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो भी आप लगातार यूपी तक पर देख सकते हैं।